अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो फिज़िक्स है ना, न्यू बुक पंजाब बोर्ड की, उसका जो चैप्टर 2 है काइनेमैटिक्स, उसकी जो एक्सरसाइज है उसके MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़। तो न्यूमेरिकल जो रेशो है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट के अलावा कोई सा भी डिस्टेंस हो जिसमें कर्व हो या घूम फिर के इधर उधर से आते हैं, वो डिस्टेंस होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है, इक्वल टू और लेस देन 1, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न जो है ना, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट जो होती है दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे कम फासला, यानी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो डिस्प्लेसमेंट होती है। वेयर डिस्टेंस इज़ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया गया है ना, जो सीधा नहीं हो सकता, मतलब आप राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या इधर उधर से जो घूम के जाएंगे, वो जो है वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है ना जब मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन हो, और लेस देन डिस्टेंस कब हो सकती है, जब जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है, आपने दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार किया हो। तो इसलिए ये वाली जो ऑप्शन है ये सूटेबल रहेगी। सेकंड जो है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट देन इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ। तो एक बॉडी है उसमें कोई पोजीशन के अकॉर्डिंग ना चेंज नहीं आया, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे ही है, तो वो किस स्टेट में होगी, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी। तो ये जो ऑप्शन है ना रेस्ट वाली, ये सिलेक्ट करनी है। तो इसका जो रीज़न है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इट इज़ एट रेस्ट, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो मूवमेंट जो होती है ना, मोशन ऑकर्स ओनली व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन पोजीशन, यानी किसी चीज़ की पोजीशन में अगर चेंजमेंट आ रही है तो वो फिर मूवमेंट में होगी ना, यानी रेस्ट के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे क्योंकि बोला था कि वो उसमें कोई पोजीशन में चेंजमेंट नहीं आ रही। इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड वाली, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज़। तो एक बॉल है, उसको किसी मीनार से गिरा दिया गया है ना, तो वो पहले सेकंड में कितना फासला या डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये न्यूमेरिकल है। इसका जो ये 5 मीटर वाली ऑप्शन है ना, ये सिलेक्ट करनी है, लेकिन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, रीज़न में ये जो लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये यूज़ करनी है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। S तो डिस्टेंस को कहेंगे, VI इनिशियल वेलोसिटी, T जो है टाइम, और इसी तरह G जो है ना ये ग्रेविटी, और T जो है दोबारा से टाइम। तो ये वाली इक्वेशन जो यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि उसको जब गिराया है तो उसकी इनिशियल जो स्पीड होगी ना स्टार्टिंग में जो ही गिराया है तो वो ज़ीरो होगी, यानी VI की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट सेकंड की बोल रहे हैं ना, तो T जो है ना, T की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद जो 1/2 है उसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई जो G की वैल्यू है 9.8 या फिर 10 इसकी जगह पुट करें। उसके बाद जो T स्क्वायर है, T की वैल्यू 1 है, यानी फर्स्ट सेकंड में कवर जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इस तरह ये 9.8 या 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4.9 आ रहा है इसका आंसर। क्योंकि अगर 9.8 की जगह 10 लगाएंगे ना, जो G की जगह 10 भी यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्टली 5 आता है, लेकिन ये 4.9 जो है इसको भी राउंड ऑफ करें तो ये भी 5 ही बनेगा। उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है, अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर हॉर इन 20 सेकेंड्स देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। तो एक बॉडी है जो एक्सेलरेट, यानी उसकी स्पीड बढ़ी है ना 0 से 144 तक, 20 सेकेंड लगे उसको, तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो फाइंड करना है। तो इसका जो 400 वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। इसकी जो रीज़न है ना सोल्यूशन में,
ये है कि इनिशियल स्पीड जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मीन ज़ीरो उसकी थी ना, स्टार्टिंग वाली जो इनिशियल वेलोसिटी थी ज़ीरो थी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 144 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 144 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हावर्स को सेकंड में करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह 40 आंसर आएगा। फिर टाइम 20 सेकंड है, तो इसमें ये जो इक्वेशन यूज़ करेंगे ना पहले कि ए जो है वो इक्वल होगा वी एफ माइनस वी आई बाई टी। तो वी एफ जो है वो 40 है और वी आई की जगह 0 है, तो 40 और टी की जगह 20 पुट करें तो 2 आंसर आ रहा है इसका पहले। उसके बाद ये इक्वेशन यूज़ करनी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करनी है, वी आई की जगह 0, टी की जगह पे 20, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर 1/2 को मल्टीप्लाई 2 करें तो ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, और लास्ट में जो 20 का स्क्वायर है वो 400 के इक्वल आता है। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, अ बॉडी इज मूविंग इन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एक बॉडी जो है मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और उसका जो स्टार्टिंग है ना वो 0 उसकी तो थी ना वेलोसिटी। इट कवर्स अ डिस्टेंस s, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो s है 4 सेकेंड्स में। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, तो उसे कितना टाइम लगेगा इसी डिस्टेंस का 1/4 कवर करने में। तो इसके लिए ये जो 2 सेकेंड वाली ऑप्शन है ये लगानी है, और इसका जो सोल्यूशन है ना इस न्यूमेरिकल को फाइंड करने के लिए, तो हमने ना टी डैश, सपोज हमने टी डैश फाइंड करना है, s/4 जो है ना वो उसका डिस्टेंस है। इस तरह जो स्टेप 1 है ना, द इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स, ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको यूज़ करना है। और क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था तो वी आई की जगह 0 पुट करने से वी आई टी जो है ना ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वी आई की जगह 0 पुट करने से टी से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। उसके बाद जो 1/2 ए टी स्क्वायर है, 1/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, और a जो है उसको भी एज इट इज़, और t की जगह 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 2 और 16 को जब आपस में कटिंग कराएं तो 8a जो है ना s का आंसर आया है। इसी तरह जो स्टेप 2 है, जब हमने t डैश फाइंड करना है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमारा s नहीं है बल्कि s/4 फाइंड करना है, तो सेम इक्वेशन को यूज़ करेंगे, लेकिन s यूज़ नहीं करना बल्कि s की जगह s/4 यूज़ करेंगे। ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है s की जगह वो 8a है, तो s की जगह पहले s/4 था, तो s की जगह 8a लिखने से 8a/4 हो जाएगा, और vi की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है और vi को t से मल्टीप्लाई करें तो vit यानी ये 0 हो जाएगा। आगे जो 1/2 a t स्क्वायर है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, तो 8a/4 जो है ये कट होके 2a आएगा, और राइट साइड पे जो 1/2 है इसका नीचे से 2 उस तरफ लेफ्ट साइड पे ले जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, यानी 4 इज इक्वल टू टी डैश स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे रूट ले लेंगे, तो 4 का रूट 2 आता है, और जब टी डैश का स्क्वायर जो है इस पर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह जो 2 सेकेंड वाली ऑप्शन है ये सूटेबल है। 6 जो क्वेश्चन है इसकी जो स्टेटमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन। तो यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक ए है और एक बी है ना, तो पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बताना है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए बी वाली ऑप्शन सूटेबल है, द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और इसका रीज़न ये है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है जिस पे वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। उसके बाद ए जो है हैज़ अ स्टीपर स्लोप, ए जो है उसका स्लोप थोड़ा स्टीप है, और हॉरिजेंटल लाइन जो है ना बी की वो शो कर रही है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है या फिर अनचेंजेबल या ज़ीरो है, तो ये इसके रीज़न में लिख सकते हैं। जो 7th स्टेटमेंट है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो जो एरिया है ना स्पीड टाइम ग्राफ का न्यूमेरिकली ये इक्वल होता है, इसके लिए ना ये जो डी ऑप्शन है ये लगानी है डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका रीज़न ये है कि एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के जो अंडर एरिया होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो या ट्रैवल्ड है
उसको शो करता है। और एज डिस्टेंस इज द इंटीग्रल ऑफ स्पीड ओवर टाइम, और ये जो है ये इंटीग्रल होता है ना स्पीड ओवर टाइम का। ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो यानी टाइम और जो ये है ना स्पीड, उसके ग्राफ की जो ग्रेडियंट यानी स्लोप होती है या ढलवान किसके बराबर होती है, तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। और इसका रीज़न में लिख सकते हैं द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो असल में ये जो स्लोप है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है ना, और इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह 9th जो स्टेटमेंट है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ये जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये किसके इक्वल होता है, तो ये स्पीड के इक्वल होता है। और इसमें ना एक्सप्लेनेशन में द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड बिकॉज इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये शो कर रहा होता है कि चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस टाइम के साथ साथ कितना है, और यही डेफिनेशन है स्पीड की। इसी तरह जो 10th स्टेटमेंट है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर टू 113 किलोमीटर पर आवर, जब टाइम जो है वो 9 सेकंड है, विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन, तो इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसमें जो सी है ना ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि सिंस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन जो है या स्लोप जो है। और उसके अलावा जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो नहीं है, बल्कि ये 80 से स्टार्ट हुई है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है ना ग्राफ की वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुई बल्कि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुई है, जो कि 80.5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे इसके जो MCQs हैं ये कंप्लीटेड हैं। नेक्स्ट में ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन बतानी है। तो पहले जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, अ स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी स्केलर को ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कम्प्लीटली बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है। जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं 5 kg, मतलब शुगर या चीनी आटा कुछ भी चाहिए, तो उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी स्केलर हैं जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो वेक्टर्स जो हैं, अ वेक्टर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली, यानी वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। तो ये मुख्तलिफ जो चैप्टर में आई हुई हैं, जैसे वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, यानी साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, तो साथ जब तक डायरेक्शन नहीं होगी तब तक वो कम्प्लीटली मतलब आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है गिव 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो यही जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग ना उनकी एग्जांपल्स देनी है। जो पहले स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है और स्पीड है, तो ये सारी जो हैं इनमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो वेक्टर्स की एग्जांपल है उसमें फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज से कम्प्लीटली हम बयान नहीं कर सकते, उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। थर्ड जो क्वेश्चन है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो हेड टू टेल रूल जो है आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट्स बनाए गए हैं आंसर में, तो वेक्टर्स है ना डिफरेंट लाइंस टू हेड टू टेल रूल फॉर वेक्टर्स एडिशन, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है पोजिशनिंग द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो कोई से भी दो वेक्टर है अगर आपके पास, तो जो सेकेंड वेक्टर है उसकी टेल को फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पे कनेक्ट करना है, उसी सेम एंगल के साथ, उसी सेम डायरेक्शन के साथ जिस तरह वो पड़ा हुआ है। उसके बाद सेकंड में
ड्राइंग अ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि टेल जो होती है ना फर्स्ट वेक्टर की, जो स्टार्टिंग वाला वेक्टर है, उसकी टेल को लास्ट वाले वेक्टर की हेड से, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि दो ही वेक्टर हों, दो से ज़्यादा जो वेक्टर है उनका भी यही मेथड है कि पहले फर्स्ट वाला वेक्टर है और नेक्स्ट में जब सेकंड वाले को जोड़ते हैं तो उसकी टेल फर्स्ट वाले के हेड के साथ, अगर थर्ड वाला है ना तो उसकी टेल सेकंड वाले के साथ, और सबसे जो लास्ट वाला वेक्टर होता है उसके हेड को फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ जोड़ के, तो इस तरह रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह फाइंड की जाती है, और ये हेड टू टेल रूल के थ्रू सम करने का मेथड है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना रिप्रेजेंट द सम, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो सम को रिप्रेजेंट करता है, यानी उनको जो प्लस करके जो आंसर आया हुआ है ना, वो जो लास्ट लाइन होती है, यानी लास्ट वेक्टर के हेड को और फर्स्ट वेक्टर की टेल को जोड़ने से जो लाइन आई हुई है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सम को शो करेगा। टू वेक्टर्स हैं तब भी और टू से ज़्यादा है उनकी भी, तो उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो जो लास्ट वाला रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी तरह जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, तो इन दोनों के बारे में बताना है। तो पहले जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अ ग्राफ दैट शोज हाउ डिस्टेंस चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये शो करता है कि डिस्टेंस जो है टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो इसमें जो स्लोप लाइन है ना ग्राफ की, ये रिप्रेजेंट करती है स्पीड को, और जो स्ट्रेट लाइन है ना इंडिकेट्स कांस्टेंट स्पीड, वाइल अ कर्व लाइन जो है वो इंडिकेट करता है कि चेंज हो रही है स्पीड जो है। स्ट्रेट लाइन जो है वो कांस्टेंट स्पीड के लिए, स्लोप लाइन जो है वो उसके ग्राफ की ना रिप्रेजेंट स्पीड के लिए, और अगर वो कर्व बन रहा है ना स्पीड का तो इट मीन्स कि वो जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। इसी तरह जो स्पीड टाइम ग्राफ है, अ ग्राफ दैट शोज हाउ स्पीड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये बताता है कि अ ग्राफ दैट शोज हाउ स्पीड चेंजेस, कि स्पीड जो है वो किस तरह चेंज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वक्त के साथ साथ। और दो एरिया जो होता है ना अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड, वो शो करता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इंडिकेट्स कांस्टेंट स्पीड, तो अगर एक सीधी लाइन लगी है ना हॉरिजॉन्टल वाली लेफ्ट राइट पे, तो वो शो करती है कि स्पीड कांस्टेंट है, और जो इंक्लाइंड लाइन होती है ना स्लोप जो होती है, ये एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन के लिए, यानी अगर लेफ्ट से राइट पे अपवर्ड हो तो ये एक्सेलरेशन, और अगर डाउनवर्ड हो तो ये डिसेलरेशन, मीन उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डज दिस इम्प्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना ज़मीन के करीब, तो उनकी सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। तो हैवियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो तेज़ी से गिरेंगे लाइट ऑब्जेक्ट की निस्बत? तो इसका आंसर जो है ना, इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ निग्लिजिबल, अगर हवा की जो रेजिस्टेंस है ना, जैसे आपकी कोई चीज़ नीचे गिरती है तो आगे से हवा जो है उसको रोकने की कोशिश करती है। जैसे आप तेज़ बाइक पे बैठे हुए हैं तो हवा आगे से आपको रोक रही है, बिल्कुल इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो हवा रेजिस्ट करती है, आगे से रोकने की कोशिश करती है। अगर हम इसको नज़रअंदाज कर लें, नेग्लिजिबल हो, देन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल मूव विद द सेम स्पीड। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना, बेशक वो हैवी है या लाइट है, वो सेम स्पीड से मूव करेंगे उनकी मासेस के रिगार्डलेस ना, बेशक उनकी मास जो मर्जी है। तो दिस इज बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है ना उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसको 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, और इज़ द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, और इसकी वैल्यू तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सिमिलर रहती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मैथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस ना। तो जो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको अक्सर ना नॉर्मल हालत में लिख लेते हैं, यानी जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ को लिखते हैं। तो हाउ इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड, तो उनसे फिर डायरेक्शन की इंडिकेशन कैसे पता चलती है? तो इसका जो आंसर है, व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिटन इन स्केलर नोटेशन
जब भी हम उनको लिखते हैं ना स्केलर नोटेशन में, यानी स्केलर फॉर्म में, जब विदाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय अ एंगल थीटा। तो मोस्टली उनको थीटा के एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होता है। द एंगल विद एक्स एक्सिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो ज़्यादा जो है उसकी जो एंगल की मेजरमेंट है एक्स एक्सिस की राइट साइड से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब काउंट की जाती है, यानी राइट साइड से ऊपर की तरफ जाते जाएं, यानी उल्टा, जैसे घड़ी की उल्टी सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह जो 7th क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म। तो एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो क्या उसकी जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म होगी? इसका रीज़न बताना है ना। इफ़ बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक सीधी लाइन पे चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, देन हिज वेलोसिटी विल आल्सो बी यूनिफॉर्म। तो उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन इज़ नॉट चेंजिंग, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। बट इफ़ इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो अगर वो बॉडी जो है ना एक सर्कल में मूव कर रही है ना यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसकी वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हिज डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो मुसलसल जो दायरे में चीज़ें मूव कर रही होती हैं उनकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही होती है। तो 8th जो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद। तो क्या ये मुमकिन है कि एक बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन जो है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो दो इसके ये पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो फर्स्ट जो है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, तो इसका आंसर में नो लिखेंगे। नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन। तो बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, क्योंकि बिकॉज एक्सेलरेशन रिक्वायर्स अ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही होती है ना कि वेलोसिटी में कुछ चेंज आए। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो है वो चेंज होनी चाहिए ना वेलोसिटी की, तभी तो उसका एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ। तो जो कांस्टेंट स्पीड है उसके लिए यस, अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो एक बॉडी का एक्सेलरेशन हो सकता है अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है ना। इफ़ इट चेंजेस डायरेक्शन, अगर वो मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हो, जैसे मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये ऊपर क्वेश्चन में भी आया था ना, जो पिछला आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें, कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन वो अगर यूनिफॉर्मली भी कॉन्स्टेंटली भी मूव कर लिया स्पीड के साथ, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि उस टाइम वो एक सर्कल में मूव कर रही है, तो इस टाइम जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे ये जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।